दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज की वीडियो में हम विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व और नाभिकीय भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 5। दोस्तों सबसे पहले हम विद्युत और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए प्रश्न ये है कि किसी अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, यानी घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध दोस्तों घटता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्न में से कौन है? शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखी लकड़ी या प्लास्टिक? तो सही उत्तर हो जाएगा समुद्री जल। देखिए दोस्तों समुद्री जल बिजली का सबसे उत्तम चालक होता है, जबकि शुद्ध जल, सूखी लकड़ी और प्लास्टिक ये बिजली के चालक नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विद्युत तार किन धातुओं से बनते हैं, आपको बताना है। कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम और आयरन में से आपको विकल्प चुनने हैं कि किन धातुओं से विद्युत के तार बनाए जाते हैं। तो सही उत्तर है कॉपर और एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3 से विद्युत तारों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो आप जानते हैं डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो है यंत्र होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, आपको बताना है। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी या जर्मेनियम? तो सही उत्तर है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, यानी किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों मंद रोशनी यानी धीमी रोशनी वाले बल्ब में प्रतिरोध जो है वो उच्चतम है। अगला प्रश्न है एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान यानी इसको प्रेफर्ड किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हैं तो अधिक बाह्य सतह होती है, ऐसा नहीं है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, इसका कारण क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। दूसरा है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। वे वोल्टेज स्क्वायर के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं और कम वोल्टेज विद्युत विसर्जन प्रारंभ कर देता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ना चाहिए? तो उत्तर है दोस्तों 3 पिन बिजली पिन में जो सबसे लंबी पिन होती है उसको आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है और यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है।
अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मरों का प्रयोग अल्टरनेटिव करंट या जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसके वोल्टेज के उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। तो सही उत्तर दोस्तों ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरणों में अर्थ यानी अर्थिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो सही उत्तर है विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के लिए दोस्तों अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है। ऑप्शन है आपके मिश्र धातुएं, शुद्ध दुर्लभ मृदा धातुएं, सिरेमिक ऑक्साइड या अकार्बनिक बहुलक। तो सही उत्तर है सिरेमिक ऑक्साइड्स। दोस्तों सिरेमिक ऑक्साइड ये नए आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो। ऑप्शन है अत्यंत कम तापमान पर, उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक होता है, सामान्य तापमान पर और अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। तो दोस्तों अतिचालकता सामान्य तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे कि लाखों रुपए की बचत हो। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। अध्ययन करके सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए कथन है आपका तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये आपका सही है। कारण है कि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि जो तड़ित चालक इमारतों में लगाए जाते हैं ये इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं और ये अतिरिक्त आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। कथन है तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है, सही है। कारण है लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो ये भी सही है। दोस्तों इसमें सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है फ्यूज में, जो फ्यूज है दोस्तों विद्युत फ्यूज, उसमें प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है। तो फ्यूज में दोस्तों ऐसा तार प्रयुक्त किया जाता है जो उच्च प्रतिरोधकता का और निम्न गलनांक का होता हो। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। फ्यूज जो है विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है और ये निम्न गलनांक के मिश्र धातु इसमें लगाए जाते हैं ताकि यदि वोल्टेज में उतार चढ़ाव या धारा में उतार चढ़ाव होता है तो ये गल जाएं और विद्युत परिपथ टूट जाए जिससे कि विद्युत उपकरण जो है खराब होने या जलने से बच जाएं। अगला प्रश्न है कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पंखा सबसे कम, उससे ज़्यादा टेलीविज़न, फिर विद्युत प्रेस और सबसे अधिक इलेक्ट्रिक केतली। तो ये दोस्तों विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, आपको बताना है। पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। तो सही उत्तर है पारा। दोस्तों पारा या मरकरी जो है ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है किसी अर्धचालक को का प्रतिरोध गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जानते हैं दोस्तों किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध जो है वो घटता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, आपको बताना है। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या फिर सोना। तो सही उत्तर है दोस्तों चांदी। चांदी या सिल्वर जो है ये क्या है, ये जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अगला प्रश्न है एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो कौन सी है। देखिए डायनेमो, जनरेटर, इंडक्शन कॉइल या मोटर। तो सही उत्तर है विद्युत मोटर। दोस्तों विद्युत मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है जबकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। सिलिकॉन,
क्वार्ट्ज, सिरेमिक्स और जर्मेनियम। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक हैं, 1 और 4। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ कितनी होंगी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 100 वाट के एक बल्ब को जब 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो दोस्तों इसमें क्या है, 0.4 यूनिट जो है बिजली खर्च होगी। अगला प्रश्न है, 100 वाट का एक बल्ब 8 घंटा प्रतिदिन जलता है, पूरे अप्रैल माह में विद्युत ऊर्जा व्यय कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, 100 वाट का एक बल्ब 8 घंटा प्रतिदिन चलता है, तो पूरे अप्रैल माह में या 30 दिन में जो है ये 24 यूनिट, देखिए 100 इंटू 8 इंटू 30, तो ये हो गया देखिए 24,000 जो है इसमें 1,000 का भाग दे देंगे तो ये 24 यूनिट बिजली जो है ये आपका खर्च करेगा। जब 100 वाट का एक बल्ब 8 घंटा प्रतिदिन चलता हो तो उससे एक महीने में 24 यूनिट बिजली खर्च होगी। अगला प्रश्न है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी? तो यहाँ पे आप 100 इंटू 5 इंटू 20 कर लेंगे तो ये कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? दोस्तों सही उत्तर 10 यूनिट बिजली खर्च होगी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं किस श्रेणी में? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या किसी भी क्रम में? तो सही उत्तर है घरों में लगे हुए पंखे, बल्ब, ट्यूब ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हों समान आवेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर या समान विभव पर। तो सही उत्तर है दोस्तों, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि वे समान विभव पर आधारित हों। अगला प्रश्न है, एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो सही उत्तर है 0। दोस्तों आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप कितना होता है? देखिए ऑप्शन है आपके 24 केल्विन, 133 केल्विन, 150 केल्विन या 300 केल्विन। तो सही उत्तर है दोस्तों, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम तापमान 133 केल्विन होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? देखिए आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम या रेडियम। तो सही उत्तर है जर्मेनियम। दोस्तों ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग जर्मेनियम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर सही है, संधारित्र थर्मामीटर सही नहीं है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये दिष्टकारी ये भी सही नहीं है, और जंक्शन डायोड आवर्धक ये भी सही नहीं है। सही है थर्मो रेसिस्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है दोस्तों, 2 बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता अधिक है। ये सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? देखिए लोहा, निकिल, कोबाल्ट या एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम। दोस्तों लोहा, निकिल और कोबाल्ट Fe, Ni और Co, दोस्तों ये 3 धातुएं हैं। लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये विद्युत चुंबकीय धातुएं हैं, चुंबकीय धातुएं हैं, जबकि एल्यूमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक बार चुंबक के एक सिरे पर चिपकी 2 स्टील की पिनें लंबवत स्थिति में नहीं लटकी रहती हैं, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है ये एक से ध्रुव दूसरे से विकर्षित होते हैं, एक से ध्रुव दूसरे से विकर्षित होते हैं, इसीलिए एक बार चुंबक के एक सिरे पर चिपकी 2 स्टील की पिनें लंबवत रूप में नहीं लटकी रहती हैं।
अगला प्रश्न है कुंडली यानी क्वाइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र को शक्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है या फिर बढ़ती है, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यदि किसी कुंडली में टर्न्स यानी लपेटों की संख्या बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, दोनों टुकड़े दोस्तों संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो। अगला प्रश्न अब आइए देखते हैं, नाभिकीय भौतिकी चैप्टर से संबंधित है। देखिए, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु यानी हाफ एज 5 वर्ष है और कितने समय में उसका 1/8 भाग शेष रहेगा, आपको बताना है। तो अर्ध आयु किसे कहते हैं दोस्तों? अर्ध आयु कोई पदार्थ जितने समय में अपनी आधी मात्रा विघटित कर देता है उसको अर्ध आयु कहते हैं। तो 5 वर्ष में वो आधा हो जाएगा दोस्तों, और कितने समय में उसका 1/8 भाग शेष रहेगा? तो देखिए, पहले आधा होगा 5 वर्ष में, उसका आधा होगा 10 वर्ष में और उसका आधा 1/8 भाग शेष रहेगा 15 वर्ष में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, सही नहीं है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए केवल आपका सही है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। सही उत्तर, ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सही उत्तर भारी पानी यानी हैवी वाटर दोस्तों, ये न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इनरिच्ड यूरेनियम। इनरिच्ड यूरेनियम मतलब समृद्ध यूरेनियम किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, उसको समृद्ध यूरेनियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? तो सौर ऊर्जा दोस्तों नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है और सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन का हीलियम परमाणुओं में संलयन होता है और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर जो है वो श्रृंखला जो है वो अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम में ये अनियंत्रित श्रृंखला होती है, जिसके कारण परमाणु बम बहुत ही खतरनाक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? तो सही उत्तर है नाभिकीय विखंडन। दोस्तों, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का परमाणु कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, हाइड्रोजन बम का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, जिससे हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। हाइड्रोजन बम जो है वो आप जानते हैं अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया का परिणाम है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ब्रीडर रिएक्टर किसे कहते हैं? तो सही उत्तर ब्रीडर रिएक्टर वो है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, यानी ये ऊर्जा या ईंधन के रूप में जो परमाणु तत्व का या परमाणु पदार्थ का प्रयोग करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है।
अगला प्रश्न है कालपक्कम सुर्खियों में रहा है किस लिए? तो सही उत्तर है कालपक्कम जो है दोस्तों ये परमाणु शक्ति परियोजना के कारण प्रसिद्ध रहा है। कालपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कालपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कालपक्कम में दोस्तों गलित सोडियम या द्रवित सोडियम जो है वो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कालपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सही है? देखिए कालपक्कम में दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो ये सही नहीं है। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड और प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, सही है। और इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, तो ये दोस्तों 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन आपका सही है उसके बारे में बताइए। कथन है कि भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क सत्य है और भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क सही है और ख गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम और प्लूटोनियम। तो दोस्तों कैल्शियम जो है वो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4th भूकंपी पेटी में स्थित है? ऑप्शन है आपके कैगा, कालपक्कम, नरौरा या तारापुर। तो सही उत्तर है नरौरा। नरौरा दोस्तों ये परमाणु संयंत्र 4थी भूकंपी पेटी में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने के लिए राजी हुआ है? तो सही उत्तर है 6 परमाणु भट्टियां। और अगला प्रश्न है दोस्तों और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है कैगा, कर्नाटक। कैगा जो कि कर्नाटक में स्थित है, ये भारत का 20वां परमाणु बिजली घर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों कुछ जैसे अगर जो आपसे पूछा जाए कि परमाणु संयंत्रों में कुछ प्रश्न बन सकते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु भट्टी या प्रथम जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ लगाया गया था? इसके बारे में सितारे या तारों में अक्षय ऊर्जा स्रोत का कारण क्या है, या फिर सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। और अगर जो आप ये प्रश्न, ये चैप्टर, ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हैं तो आप इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो के दौरान आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। तो कैसा रहा आज का सेट? दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।